Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8th फोर्थ चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक से लिया हुआ द ट्रेजर विद इन। फर्स्ट पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आई होप आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, एक एक वर्ड मीनिंग को भी बताया है कि किस तरह से क्या यूज़ हुआ है और क्यों यूज़ हुआ है। इसमें बेसिकली एक आर्किटेक्चर की कहानी को बताई गई है जो घर का निर्माण करते हैं, घर को खूबसूरत बनाते हैं, उनके बारे में बात कही गई है। इसमें दो पार्ट्स किए गए थे, जैसे कि आपके चैप्टर्स में थे ठीक उसी तरह से वीडियो भी बने हैं। फर्स्ट पार्ट में स्कूल लाइफ को डिटेल किया गया है, सेकंड पार्ट में उनके आर्किटेक्टर वो कैसे बने, आर्किटेक्ट वो कैसे बने, उस पीरियड को, उस टाइम को इन्होंने बताया है, उसको मेंशन किया है। पार्ट 1 का एक पॉइंट ये था कि उन्हें स्कूल में मन नहीं लगता था, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे थे, क्रिकेट में अच्छे थे, बट स्कूल में उनका पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। पेस ऑफ लर्निंग अलग होती है, बच्चों की इंटरेस्ट स्किल्स अलग होती है, ठीक उसी तरह से उनका भी डिफरेंट था। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड। He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. ये इसके पॉइंट्स हैं। चैप्टर को समझते हैं, उसके बाद ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। BR जो एडिटर हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया, बेला राजा जिनका नाम है। हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे गए? मतलब ये सही में इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप एक बच्चे को देखें जिसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, वो अचानक से कुछ बड़ा कदम उठा ले, एजुकेशन के साथ साथ वो कुछ अच्छा काम करे, तो यूनिक चीज़ लगती है कि वो आखिर वहाँ पहुँचा कैसे, उसके पहुँचने के रीजन क्या थे। तो वही उनसे पूछा गया। HC बोलते हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80-85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got that. I got my admission letter, but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to Jai Hind College in Bombay. अब देखिए क्या होता है। ये आर्किटेक्चर के फील्ड में उस टाइम जाने का कुछ सोचे नहीं थे। रीज़न ये था, अगर आप कह सकते हैं कि जिसका 50% आया हो, और आर्किटेक्ट के फील्ड में जहाँ पर 80 to 85% अलाउड होते हैं परसेंटेज इंट्रेंस के लिए, इंट्रेंस लेवल पर, तो वो कैसे सोच सकता है। तो इन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची, लेकिन आर्मी का इनको लेटर भी आया, लेकिन जो इनकी आंटी थी उन्होंने उस लेटर को फाड़ दिया। अब कोई रीज़न रहा होगा, उन्होंने उस लेटर को उन तक पहुँचने ही नहीं दिया। और इनकी जो इच्छा थी दूसरी पुलिस फोर्स में जाने की, इनकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंपल तुम अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। तो इन्होंने जय हिंद कॉलेज की ओर रुख किया, जो कि बॉम्बे में, बॉम्बे दैट इज मुंबई न्यू। There I was to enter take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know about 7 words of French, so I took German. अब क्या होता है कि इन्हें दो लैंग्वेज में से कोई एक परस्यू करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। दोनों लैंग्वेज थे, या तो फ्रेंच या तो जर्मन, फॉरेन लैंग्वेज। इन्होंने फ्रेंच की पढ़ाई तो 7 साल तक करी थी, लेकिन 7 साल में वो 7 वर्ड भी नहीं सीखे थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्होंने जर्मन लेने का डिसाइड किया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, द कॉलेज टोल्ड मी आई कुड change the college or take French. Now who would take me admission in another college? I had got into admission to Jai Hind by influence. अब क्या होता है, इन्होंने दोनों में से कुछ क्या तो नॉलेज था नहीं, फिर भी जर्मन ले लिया था। लेकिन हुआ क्या कि इनके जर्मन के टीचर की डेथ हो जाती है किसी रीज़न से। अब इनको लेना पड़ा फ्रेंच, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कॉलेज ने साफ कह दिया कि या तो आप दूसरे कॉलेज में जाइए या फिर आप फ्रेंच लीजिए, तो दूसरा कॉलेज एडमिशन देता नहीं, तो इन्होंने फ्रेंच लेने का डिसीजन लिया। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। अब क्या हुआ कि इन्होंने फ्रेंच तो ले लिया, और इनके पास एक ऑप्शन भी था, विकल्प ये था कि इनकी एक कज़िन थी, उनकी कज़िन को फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आती थी, और उनके जो कज़िन के हस्बैंड थे, मतलब इनके जो ब्रदर इन लॉ हुए,
वो एक आर्किटेक्ट थे, मतलब वहाँ से कुछ पकड़ हुई, वो आर्किटेक्ट थे और ये रोज़ उनके ऑफिस जाते थे आर्किटेक्ट के ऑफिस, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से, अपनी कज़न से लेसन ले रहे थे फ्रेंच का। बी आर, वॉज इट देन यू डिसाइडेड टू वांटेड टू डू आर्किटेक्टर? तो एडिटर पूछती है क्या आपने उसी वक्त डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्ट फील्ड में जाना है? एचसी बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, ये सब बहुत लकीली हुआ, बहुत चांस से हुआ। In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things which I immediately did. अब क्या हुआ कि जहाँ ये आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते थे वहाँ पे कुछ विंडो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, खिड़की पे कुछ काम चल रहे थे जो कि बहुत इंट्रिकेटेड थे, बहुत ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे कुछ चल रहे होंगे, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया, इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पैटर्न आप लोगों ने सेट करी है वो गलत है, मतलब विंडो यहाँ से ओपन ही नहीं होगा जिस तरह से आपने ड्राइंग को बनाया है। तो वो जो इंसान थे जो बना रहे थे उन्होंने चैलेंज किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में ये चैलेंज जीत गए और इन्होंने जो बात कही थी बिल्कुल सही थी, वहाँ से खिड़की का कुछ नक्शा निकला ही नहीं। तो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने कहा कि आप कुछ स्पेसिफिक थिंग्स बनाइए हम लोगों के लिए, कुछ अलग से फिगर या फिर आर्किटेक्ट रिलेटेड आइटम्स को रिप्रेजेंट करिए। इन्होंने तुरंत उसे किया। He asked me to design a house and I designed a house. After that he told me to drop everything and join architecture. इनके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि आप एक घर का निर्माण करिए, घर का डिजाइन बनाइए। इन्होंने बनाया, बहुत खूबसूरती से बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्ट में फील्ड में आ जाओ। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वांट मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। प्रिंसिपल ने साफ साफ कह दिया कि अलाउ कर पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में अगर तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आता है तो। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk। और क्या होता है कि entrance एग्जाम में A+ मार्क्स आते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अब इनके लिए रास्ता बहुत खुल गया। केक वॉक का मतलब होता है स्मूथ पेस, एक बहुत अच्छा रास्ता जो कि अब इनके लिए ईजी हो गया था। I had never made a plan but I knew how something looked like from the top. I had never known that a section was, but I know if you cut a plan what it would look like. I stood first class first throughout. After that I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different। अब क्या हुआ, इनके लिए रास्ते बहुत सिंपल हो गए। इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए प्लान नहीं बनाई थी, कुछ को एडवांस में लेके नहीं चला था, जो भी इनके सामने आता था वो बस करते जाते थे और इनके लिए रास्ता इतना अच्छा हो गया, इतना स्मूथ हो गया कि इसके बाद ये हमेशा फर्स्ट क्लास से ही पास हुए। इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो गई इन सब चीज़ों में। इन्हें इस चीज़ का विश्वास होने लगा कि इनकी जो अब समझ हुई है वो शायद इस वजह से हुई है क्योंकि स्कूल में इन्होंने हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। जब अगर हमसे कहा जाता है स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम होता है तो उसमें हमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो हमारे मानसिक स्थिति मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। आजकल तो स्कूल्स में हर चीज़ पे ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स कैटेगरी, हर चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ये टाइम पास नहीं होता, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दिमाग को विकसित करने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उससे हर तरह के लोग होते थे, हर तरह के बच्चे हम लोगों के पास होते थे, कज़िन होते थे, दादा दादी होते थे, आंट अंकल होते थे, तो हम लोगों के पास इतने मल्टीपल पर्सन्स होते थे जो हमें समझते थे और जिनको हम समझते थे। बट आजकल न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, मम्मी पापा और जो बच्चे हैं उनके बस वही, तो घर में कन्वर्सेशन कम होता है, हम लोग एक दूसरे को कन्वे कम कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने गेम के इंटरेस्ट को। तो स्कूल ने इस चीज़ का जिम्मा उठाया और स्कूल इतने अच्छे तरीके से आज वर्क करता है। ये चैप्टर के लीक से थोड़ा हट गया लेकिन आपको मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ, ये समझना भी ज़रूरी है कि आजकल स्कूल इतना अच्छा काम कर रहा है कि सभी चीज़ों को बच्चों में इनरोल करने की कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली होने के बावजूद भी वो चीज़ों को समझे, पकड़े और सब चीज़ों में अपना योगदान दे। आई बात समझ में? इसलिए
अपनी भागीदारी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ों में भी लगाएं, वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कोई आइदर वो स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसमें कुछ डांस हो, म्यूज़िक हो, इनरोल करिए, कुछ टाइम उसमें दीजिए, आपको भी अच्छा फील होगा। अगर टाइम ना मिले आप कुछ नॉवेल ही पढ़ लीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। नॉवेल इंग्लिश के लिए बहुत सही होता है, उसे हमेशा पढ़ना चाहिए। सही नॉवेल पढ़िए, अच्छी जानकारी मिलेगी। तो यही हुआ कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इन सब चीज़ों से बढ़ी। इनका एक दोस्त था जिसका नाम था बहराम दिवेचा। इन लोगों के साथ हमेशा कंपटीशन होता था गन बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग फोर्ट्स बनाने के लिए, किला जिसे कहते हैं वो बनाने के लिए, और ये लोग अलग अलग तरीके से इसे बनाते थे। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow you up, you become an architect." I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. क्या हुआ, मेरे स्कूल में एक टीचर थी सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में, वो मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम सभी चीज़ों में यूजलेस हो, पर तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे होते हैं, तुम ड्राइंग्स बहुत अच्छे करते हो, तुम्हें आर्किटेक्ट फील्ड में जाना चाहिए। जब इन्होंने इस फील्ड को परस्यू किया उसके बाद वो उनसे मिलने भी गए। बी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप और कुड डील विद द करिकुलम? बी आर ने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं थी? क्या इसका रीज़न ये था कि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाते थे, या फिर इसका रीज़न ये था कि तुम चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे? इस पर एचसी कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी हार्ड। I just was not interested. I was studying for the sake of studying. What they taught me today, I would forget after those days, 2 days. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुरा था लैंग्वेजेस में, मेरी लैंग्वेज में पकड़ बहुत ख़राब थी। साइंस जियोग्राफी तो मैं फिर भी कर लेता था, लेकिन मैथ्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे, उसमें मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, और मैं पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए करता था। जैसे होता है ना पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी, वैसा नहीं, वो पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई के साथ करते थे। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया, सेक ऑफ स्टडिंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ग्रामर सेक्शन में, जैसे कॉन्साइंसेस सेक के बारे में बताया था कि बुद्धि के लिए कुछ, तो ये सेक ऑफ स्टडिंग उसी तरह से यूज़ होता है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए करता था और मैं 2 दिनों में चीज़ों को भूल जाता था, तो उससे तो कोई मुझे फ़ायदा होता नहीं था। बी आर बोलते, डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? बी आर ने कहा कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग होता था, या फिर इसका रीज़न ये था कि आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाता था आपका उसमें इंटरेस्ट लेवल बहुत कम था। एचसी बोलते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, वी वेर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट्स, बैक देन whenever we had tests we used to just copy, the teacher thought that we had done our work. उन्होंने बताया कि पहले के ज़माने में बोर्डिंग स्कूल बहुत हार्ड होती थी। बोर्डिंग स्कूल मतलब हॉस्टल्स में रहना बहुत मुश्किल होता था, आज के समय जितना कॉन्वीनियंट नहीं था। पहले इतने टेस्ट्स नहीं होते थे, उस समय टेस्ट का मतलब होता था कॉपी पेस्ट करो, मतलब कॉपी पे छाप दो, टीचर उसको बस होमवर्क की तरह लेते थे। बी आर बोलते हैं, देयर इज अ contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कुछ रीज़न है, कुछ लॉजिक है इसके पीछे कि जो इंसान गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, और जो ना समझने की जो मजबूरी रहती है वो एक साथ होती है, आप इससे क्या समझते हैं? एचसी बोलते हैं, well, take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट को कुछ ले लीजिए जो मेरे क्लास से थे, आज वो बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइफ परस्यू कर रहे हैं, जो अपने स्कूल के टाइम में फर्स्ट या सेकंड आया करते थे। बी आर, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. BR बोलते हैं कि मैंने आज तक ऐसे बहुत सारे situations फेस किए, इंटरव्यूज़ हैंडल किए हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि क्लास टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत ऑर्डिनरी लाइफ आगे जीते हैं।
इसके बारे में HC बोलते हैं। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ऑन देन वॉट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है, जिस स्कूल में बच्चे जो टॉप करते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, गली में, मोहल्ले में, स्कूल में उनकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन जो एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों में रहते हैं वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। BR बोलते हैं that is because the personality and skills were there. You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. इस पर बोलते हैं कि आपके साथ पर्सनालिटी के साथ साथ स्किल्स भी था वहाँ पे, और दूसरी बात आप उस चीज़ों में खुद को यूज़ किए जिसमें आप कंफर्टेबल थे, तो शायद यही वजह थी जो आपको आगे जाने से रोक नहीं सकती थी। HC बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after it did not matter. उन्होंने बताया कि मुझे इस स्कूल में जो पढ़ाई में मन नहीं लगती थी, उसके अलावा मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड था स्टडीज़ से। फॉर इंस्टेंस मुझे बारिश देख के याद आता था कि यहाँ पर डैम सेट किया जा सकता है, मुझे बारिश के पानी से भी कुछ चीज़ें याद आती थी कि यहाँ पे पानी रोका जा सकता है, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो थे उनका खेलने में, वीडियो गेम्स खेलने में जो बटन टूट जाते थे उसको मैं क्विक फिक्स कर देता था चॉक से, ब्लेड यूज़ करके, जो कि स्कूल में बहुत अलाउड नहीं होता था, फिर भी मैं वो सब चीज़ें कर देता था। स्टूडेंट लाइफ जो था उसमें डिनर करो, डिनर के बाद ये यूनिफॉर्म पहनो, वो पहनो, लाइफ में वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती, मतलब वो बहुत बिंदास एकदम फ्री लाइफ जीना चाहते थे। BR बोलते हैं कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। BR बोलते हैं अब आपके करते आते हैं आपके प्रेजेंट लाइफ पे, आप आर्किटेक्ट के बारे में क्लाइंट को कैसे समझाते हैं, उनसे कैसे साझा करते हैं, क्या उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसी घर का, किसी हॉस्टल का, किसी मैकेनिज्म का। HC बोलते हैं I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. वो बोलते हैं कि मैं क्लाइंट्स के फेस को देखता हूँ, उनके कपड़े, पहनावे, ओढ़ावे, बात करने के तरीके, खाने के तरीके, बोलने के तरीके, उन सब के चीज़ों को देख के समझता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उनको देखने के बाद मैं अपने दिमाग में उनकी छवि बनाता हूँ, उसके बाद उसे पेपर पर ड्रॉ करता हूँ। इट मीन्स कि वो इंस्टिंक्टली सब कुछ करते हैं, अपने दिमाग से सब कुछ हैंडल करते हैं। BR बोलते हैं यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, मतलब क्या आप नेचुरली करते हैं, अपने ब्रेन से जो फर्स्ट माइंड में चीज़ आती है उससे करते हैं। HC बोलते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, call it arithmetic, whatever. Now it comes to me like mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. वो बोलते हैं आप इसको इंस्टिंक्ट कहो या अरिथमेटिक कहो, मैथमेटिक्स कहो, जो भी कहो, ये वही चीज़ है। मैं डिज़ाइन समझता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ, उनके हाव भाव को देखता हूँ, क्लाइंट के, उनके सोशल स्ट्रक्चर को समझता हूँ, उसके बाद उसे मैथमेटिक्स के टर्म में वहाँ पर बनाता हूँ। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he has now loves dealing with. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी यहाँ पर सही में सामने आती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनको मैथ्स पसंद नहीं था, जिनकी लाइफ पूरी तरह से मैथ्स के अराउंड हो गई, एक सर्किल वहाँ पर वेव क्रिएट हो गया कि उनको जो भी कंस्ट्रक्शन करा है वो मैथ्स के हिसाब से ही करना है। जिस सब्जेक्ट से उनको नफरत थी, आज वही सब्जेक्ट उनके लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस चीज़ से अब वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि उस चीज़ से अब दूरी बनाते हैं, अब उस चीज़ को हैंडल करना उन्हें पसंद आता है। तो आज का वीडियो यही था कि कैसे एक पर्सन जिन्हें कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम डैट उन्होंने उसी प्रोफेशन को आगे परस्यू किया जो उनके लाइफ को और बिल्ड कर सके। देखिए यहाँ पर एक प्रोफाइल है इनका। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का जन्म 1950 में हुआ था। इन्होंने डिप्लोमा आर्किटेक्चर में मुंबई 1975 में किया था। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA में की थी ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप, और 1977 से 80 के बीच इन्होंने एक फैकल्टी के तौर पे, मतलब वहाँ पर एक
ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे यहाँ पे कुछ दिन 3 साल काम किए। 1982 में इन्होंने 2 स्टाफ के साथ अपनी कंपनी शुरू की और आज इनके कंपनी में लगभग 350 लोग शामिल हैं जो कि इनके साथ हाथ बटाते हैं, इनके साथ काम करते हैं। अर्बन एज वेल एज सोशल, सिविक, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सभी जगह ये लोग अपना योगदान देते हैं एज अ आर्किटेक्चर। तो आज यही बात समझ में आती है। मुझे तो इस वीडियो से यही समझ में आता है कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको परस्यू करिए। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्ट्रक्चर, अपने इंटरेस्ट लेवल या फिर रिसोर्सेज को समझ के ही कुछ करना है, बट अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं रिमार्क करना है। उसे पीछे छोड़ के आपको इंग्लिश पसंद है, आप मैथ्स परस्यू कर रहे हैं, आपको मैथ्स पसंद है, आप ज्योग्राफी परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खुद डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप डील नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपको पसंद ही ना हो, जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट ना हो, वो डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।